प्रिय विद्यार्थियों, अब हम व्याकरण का पाठ 11 का आगे का भाग पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। अब हम जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति या उसकी संपूर्ण श्रेणी या पूरे वर्ग को संबोधित करता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे वर्ग को, पूरी श्रेणी को संबोधित करने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्रों का वर्ग, अध्यापकों का वर्ग, फौजियों का वर्ग, तो ये पूरा एक वर्ग है। तो इस वर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं, पूरी श्रेणी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी ठोस मतलब सॉलिड, या तरल मतलब लिक्विड पदार्थ का बोध हो, पदार्थ मतलब वस्तु का पता चले, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस भी संज्ञा से या जिस भी शब्द से हमें किसी सॉलिड या लिक्विड, ठोस या तरल वस्तु का पता चलता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी। अब दूध और घी दोनों ही तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं। और गेहूं, सोना, चांदी, ये तीनों ही चीज़ ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो हम कह सकते हैं तरल और ठोस जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद आता है समूहवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी भी समूह का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा हैं। मतलब कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह समूहवाचक संज्ञा में आती है। आइए अब भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव पता चलता है, बचपन से जीवन की एक अवस्था का या दशा का पता चलता है, और ईमानदारी से किसी व्यक्ति के गुण का पता चलता है। तो हमारे जो भी गुण होते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं, या जो हमारी दशा या अवस्था होती हैं, या हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो कि सिर्फ महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्यास शब्द लिखा हुआ है, प्यास। अब प्यास को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्यास कहीं दिखाई नहीं देती। तो ऐसे भावों को, गुणों को, कर्मों को, दशा अवस्था को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि किन किन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, सेवक, सेवा, लड़का, लड़कपन, नारी, नारित्व,
शत्रु शत्रुता, युवा यौवन, वीर वीरता, शिशु शैशव, नारी नारित्व। इसी प्रकार विशेषण से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? मित्र मित्रता, मीठा मिठास, ठंड ठंडक, गोल गोलाई, भूखा भूख, महान महानता, ऊंचा ऊंचाई, प्यासा प्यास, चतुर चतुराई, भोला भोलापन, सफ़ेद सफ़ेदी। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। यहाँ पर मनुष्य शब्द जो दिया गया है यह सर्वनाम नहीं है। आगे से पढ़ेंगे। अपना अपनत्व, स्व स्वत्व, मम ममता, सम समता, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, निज निज। अब क्रिया शब्दों से बनाते हैं। सुनना सुनाई या सुनवाई, कमाना कमाई, बहना बहाव, काटना कटाई, देखना दिखावा, रोना रुलाई, चलना चाल, देना दान, हंसना हंसी, लिखना लिखावट। इस प्रकार विभिन्न जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका पाठ 11 समाप्त होता है।